डियर स्टूडेंट, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में के बारे में चर्चा करेंगे। According to the board exams, there are the many important points in the first chapter of the reproduction in the flowering plant. You know about the flower. The flower is a reproductive organ of the plants. The main function of the flower is reproduction. The flower of the any plant consists of the four part. The first part is called the calyx, and second part is called the corolla. Third part is called the androecium. And fourth part is the gynoecium. So there are four parts of the flower. The all students know about the flower in the angiospermic plants, occurs only. The flower consists of the four part: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. The complete flower have the four parts of the. You see by the figures, the first part, the first oral is called the, यहाँ पर calyx. Calyx is consist of the many सेपल्स. तो जो कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है वो कई सेपल के मिलने से होता है. सेपल जो होता है एक स्मॉल यूनिट होती है. कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज भी कहते हैं इसे. तो सेपल जो होता है सबसे फर्स्ट ओरल्स में आता है, जैसा आपको दिखाया गया कि सेपल, ये फिगर के माध्यम से ये सेपल. तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है ये सेपल कहलाता है. सेपल जो होता है ग्रीन इन कलर होता है, ये हरे रंग के होते हैं. प्रत्येक फ्लावर के अंतर्गत जो होता है यह सेपल ग्रीन कलर के होते हैं. यू नो द सेपल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द फ्लावर. तो फ्लावर के अंतर्गत जो फूड फॉर्मेशन होता है एक तरह से ये सेपल जो होते हैं इसमें हेल्प करते हैं. Second part is the called the corolla, जिसको हम दलपुंज के नाम से कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे कोरोला कहते हैं. दलपुंज का जो एक सिंगल इकाई जो होती है, यानी दलपुंज जिससे मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं पेटल. या पेटल जो होता है फ्लावर में, इसकी पहचान है कि ये कलर्ड होता है, ये रंगीन होता है. किसी भी फ्लावर में जो पेटल होता है ये कलर्ड होता है. तो यहां पर पेटल जो होता है ये सेकेंड ओरल होता है फ्लावर का. ये फ्लावर का सेकेंड ओरल पेटल माना जाता है. जैसा कि आपको ये दिखाया जा रहा है, एक फ्लावर का यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि ये जो कलर्ड पार्ट जो फ्लावर में के अंदर दिखाई दे रहा है, यह आपका एक सिंगल स्ट्रक्चर को पेटल कहते हैं. बट ए ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड द, यहां पर कोरोला. जो कोरोला वर्ड है सेकेंड ओरल से फ्लावर का, यह कई पेटल से मिलकर बना होता है. देखिए, देख रहे हैं कि यहां पर जो होते हैं कितने पेटल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 यहां पर पेटल उपस्थित है इस फ्लावर में जो आपको दिखाया जा रहा है. एक कलर्ड भाग जो है तो इसको पेटल. अब इस 5 भाग को हम जो होते हैं इसको पेंटामेरस के नाम से भी जानते हैं. आगे पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे कि 5 है तो 5 पेटल्स जो होता है इसमें उपस्थित होते हैं. ये सेकेंड ओरल हो गया.
तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। देयर आर 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया कैलिक्स। अब कैलिक्स जो होता है सेपल से मिलकर बना होता है, एक ग्रुप ऑफ सेपल है। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द कोरोला। कोरोला जो होता है सेकेंड पार्ट जो होता है फ्लावर का होता है, ये कलर्ड होता है। और सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड द पेटल। तो उसे हम पेटल कहते हैं। पेटल जो होता है कलर्ड होते हैं। अब कलर्ड क्यों होते हैं? किसी बच्चे के मन में ये बात आ सकती है कि ये फ्लावर जो है क्यों कलर्ड होते हैं या पेटल क्यों कलर्ड होता है। तो ये दीज आर हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ द प्लांट्स। यह जो होते हैं पौधों के परागण में जो होता है, परागण की क्रिया में ये हेल्प करते हैं। क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं इन कलर्ड को देख करके उस तरफ आकर्षित होते हैं और कीट जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, तो वहां पर परागकण जो होते हैं पहुंचते हैं। तो यह कीटों को आकर्षित करने के लिए कलर्ड होता है। इसका भी स्पष्ट आपको हो जाना चाहिए। तीसरा पार्ट आपको बताया जा रहा है कि यह एंड्रोसियम है। तो थर्ड ओरल्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन। कह सकते हैं कि जो है एंड्रोसियम जो है एक ग्रुप ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है यहां पर फ्लावर के अंदर। दिस इज द थर्ड ओरल्स ऑफ द फ्लावर। ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो ये एंड्रोसियम का डिफिनेशन हो गया कि ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। अब यहां पर देख सकते हैं कि स्टेमेन जो होते हैं डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट नंबर में हो सकते हैं। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6। जैसे आप पढ़े होंगे कि सरसों में जो होते हैं मस्टर्ड प्लांट में 6 पाए जाते हैं। ऐसे हर प्लांट में अगर देखते हैं तो ये डिफरेंट इनके नंबर्स होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो एंड्रोसियम है, यह एंड्रोसियम जो है फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम से जाना जाता है एंड्रोसियम को। अब आप देखेंगे कि जो चौथा पार्ट है फ्लावर का वह है गाइनेशियम। गाइनेशियम इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनेशियम का स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाया गया है। ये जो रचना आपको एक सिंगल दिखाई दे रही है, आपको ये गाइनेशियम कहते हैं इसे। ये फ्लावर के सबसे सेंटर में होता है, सबसे बीच में होता है। यह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ द फ्लावर। गाइनेशियम इज कंसिस्ट ऑफ 1 or more। गाइनेशियम इज कंसिस्ट ऑफ 1 or more कार्पेल, जिसको बोलते हैं कार्पेल। एक वर्ड होता है कार्पेल या अंडप कहते हैं उसे हिंदी में। तो गाइनेशियम का जो फॉर्मेशन होता है वह मेनली कार्पेल के मिलने से होता है। वो कार्पल सिंगल भी हो सकता है या वो कार्पल जो होते हैं 2-3 संख्या में भी हो सकते हैं, जो फ्यूज भी हो सकते हैं, वो सेपरेट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कि फ्लावर के देयर आर 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर। इतना तो आपके कॉन्सेप्ट में होना चाहिए कि जिस फ्लावर में चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इफ द 4 पार्ट इज प्रेजेंट इन एनी फ्लावर, द फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीट फ्लावर। तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई आपकी। अब इसके आगे हम स्टडी करेंगे कि फ्लावर के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन संपन्न जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन हाउ टेक प्लेस, कि पुष्पीय पौधों में जनन कैसे संपन्न होता है। अभी तो आपने पार्ट के बारे में जाना कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, जिसके नाम आपको बताए गए। एक बार सबके ध्यान में होना चाहिए दोबारा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेशियम। ये कंप्लीट फ्लावर में होते हैं। अगर इन 4 में से कोई एक पार्ट मेल और फीमेल पार्ट एब्सेंट है किसी फ्लावर में तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर।
तो वह अपूर्ण पुष्प कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फ्लावर जो होता है दो तरह का हो जाता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन का कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होते हैं, यहाँ पर जो है मेल, यहाँ पर मेल ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है और ये फीमेल का काम करता है। तो हम पहले की चर्चा करते हैं जिसमें है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम व्हाट इज एंड्रोशियम? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एंड्रोशियम? यू हैव स्टडी ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, यानी पुंकेसरों के समूह को ही हम पुमंग कहते हैं। जो स्टेमेन होते हैं वह स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टेमेन आर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। The upper part is called the anther and lower part is called the filament. हम एंड्रोशियम की बात किया। एंड्रोशियम एक ग्रुप ऑफ स्टेमेन। अब स्टेमेन के बारे में देखते हैं। तो स्टेमेन जो होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का भाग जो होता है एंथर, जो डिब्बे के समान होता है, और नीचे का भाग जो होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में ही जो होता है परागकण का निर्माण होता है। परागकोश के अंतर्गत जो होती हैं दो लोब पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दो लोब होते हैं। प्रत्येक जो होते हैं एंथर के अंतर्गत दो लोब पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये कनेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपको दिखा दिया दो लोब। अब यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह जो होता है, तो परागकोश में दो लोब होते हैं। ये जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये दो लोब जो एंथर में होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस प्रकार से पुंकेसर के परागकोश में दो पाली होती है। ये दोनों पाली जो होती है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में अटैच होते हैं। अब एक पाली के अंतर्गत जो होते हैं दो चेंबर पाए जाते हैं। तो वन पाली में दो चेंबर होते हैं, तो दो पाली में चार चेंबर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी पुंकेसर के परागकोश में चार चेंबर पाए जाते हैं। सिर्फ मालवेसी कुल ऐसा है जिसमें केवल एक पाली होती है। से सभी पौधों के परागकोश में चार पाली पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब इन परागकोश के अंतर्गत जो होता है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चंस उठते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं कि परागकण के अंतर्गत जो परागकण का निर्माण होता है वह जिसके अंतर्गत होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, सूक्ष्म बीजाणुधानी। तो सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंतर्गत ही जो होते हैं परागकण का निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे इस पर जो क्वेश्चन बोर्ड में, ईपी बोर्ड में आता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन उठाया जाता है। आप पढ़ेंगे अपने विद्या अवतार जो भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है। सूक्ष्म बीजाणु जनन से क्या समझते हैं, इसके बारे में व्याख्या करिए। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? वर्ड है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल प्लांट जो है, मेल जो ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, वो एंड्रोशियम है, और इसका एक सिंगल जो यूनिट है, इकाई है, वो स्टेमेन है।
और स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, ये आपको बताया गया, समझ में आ गया होगा कि एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है अपर पार्ट का होता है और जो फिलामेंट होता है वो लोअर पार्ट का होता है। जो फिलामेंट होता है एक डंठल के समान पतला होता है और जो एंथर होता है एक डिब्बे के समान बड़ा होता है। अब इसके अंतर्गत जो होती हैं 4 चेंबर होते हैं परागकोश के अंतर्गत, 2 पॉली और 4 चेंबर होते हैं। इस चेंबर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं और इस चेंबर के अंतर्गत ही पराग कण के निर्माण होते हैं। तो अगली जो हेडिंग बनती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सवाल आता है यूपी बोर्ड में, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्लीज डिस्क्राइब इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच the pollen grain are formed by the microspore mother cell with the help of meiosis division। यानी परागकोश के अंतर्गत माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन के पश्चात यहां पर जो होती है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है या परागकण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन। हिंदी जो छात्र होंगे वो भी ध्यान देंगे कि सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। पहले आपको परिभाषा लिखना है कि परागकोश में पराग मातृकोशिका के द्वारा परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को हम सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है, यानी मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ही यह क्रिया संपन्न होती है। ये परिभाषा आपको जाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। तो परागकोश में पराग मातृकोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। यह परिभाषा आपको सटीक यही लिखना पड़ेगा बोर्ड में। अगर आप लिख रहे हैं तो 60 में आपको यह परिभाषा याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में किसी न किसी सेट में रहेगा। अब आता है कि प्रोसेस क्या है, कि ये परागकण बनते कैसे हैं। तो इनको समझने के लिए कि परागकण का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखते हैं कि जब नवजात कंडीशन में होता है परागदानी, एक दिखाया जा रहा है तरुण अवस्था जिसको बोलते हैं। इस अवस्था में जो टिश्यू भरे होते हैं परागकोश के अंतर्गत, ये परागकोश का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। यह एंथर के परागकोश के अंदर के टिश्यू का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि स्टार्टिंग में जिसको हम कहते हैं कि जब इसका निर्माण होता है उस वक्त इसके अंतर्गत जो होते हैं टिश्यू भरा होता है और सबसे बाहर की तरफ जो होती है एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक लेयर होती है। इसे कहते हैं एपिडर्मिस। और इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं, तो जो चारों कोने के जो सेल हैं जिनको हम हाइपोडर्मल सेल भी कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल परागकोश के अंतर्गत जो चार कोने होते हैं, कॉर्नर जो 4 हैं उसके पास जो सेल होती है उसको हम हाइपोडर्मल सेल के नाम से जानते हैं। क्या होता है जब परागकण का निर्माण शुरू होता है तो होता कहां से, आपको यह ध्यान देना है कि परागकण बनता कैसे है। तो सबसे पहले परागकोश के अंतर्गत हाइपोडर्मल जो सेल होती है कोने वाली, यह अपने आकार में बढ़ने लगती है, यह इनलार्ज होने लगती है, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगता है। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य जो होता है गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है
और तब उसका नाम हम जो देते हैं उसका नाम हो जाता है इस सेल का आर्चीस्पोरियल सेल। अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है तो इसे कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। बात क्लियर हुआ कि परागकण का निर्माण प्रारंभ कैसे होता है, इस बात को ध्यान देना है। तो परागकण का निर्माण परागकोश में होता है, बात क्लियर है। अब परागकोश के अंतर्गत निर्माण की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है कहां से होती है, कोने से होती है। अब कोने से होती है तो किस सेल से होती है, वो यहां हाइपोडर्मल सेल से होती है। अब हाइपोडर्मल सेल में क्या परिवर्तन होते हैं, तो इनके आकार में वृद्धि हो जाती है, कोशिका द्रव्य जो होता है गाढ़ा हो जाता है और इसका केंद्रक बड़ा हो जाता है और यह अन्य कोशिकाओं से यह सेपरेट यानी अलग दिखने लगती है। इसलिए इसका नाम रखा जाता है आर्चीस्पोरियल सेल, प्रपसु कोशिका। हिंदी में इसका नाम जो पढ़ेंगे वो प्रपसु कोशिका के नाम से। अब बेटा परागकण के निर्माण में ये आर्चीस्पोरियल सेल बन जाती है। अब आगे क्या होता है कि आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, विभाजन होता है और यह आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड हो जाती है। अब ये डिवाइड होकर के फिर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। सबसे पहले आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है डिवाइड होती है और ये डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है। इसे कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो कहने मतलब कि आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है जिसका नाम क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। फिर आगे क्या होता है बेटा कि प्राइमरी पेराइटल सेल अगेन डिवाइड, प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है पुनः डिवाइड होती है। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है पुनः डिवाइड होती है और ये फिर दो भागों में बढ़ जाती है या ये 3 से 5 भागों में डिवाइड होती है, 3 परतें बनाती है। ये प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर के लेयर का निर्माण करती है, परत बनाती है चारों तरफ सराउंडिंग। जैसे कोई ये परत बन रही है तो यहाँ पर ये लेयर बनाती है, 3 परतें बनाती है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है डिवाइड होकर के 3 परतों का निर्माण करती है। इसे बाहरी को कहते हैं एंडोथीसियम, बीच को कहते हैं मिडिल लेयर और सबसे नीचे जो होता है ये आपको होता है टेप्टम। तो ये आपको जो दिखाया गया कि यहां पर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि परागकण के निर्माण की जो प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट आपको समझ में आना चाहिए। तो प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर के ये 3 परतें बनाती हैं। जो 3 परत आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बाहर का एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और सबसे अंदर टेप्टम। अब इसके अंदर भी एक सेल है जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब जो मिडिल लेयर है बेटा ये शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो मिडिल लेयर है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और यह बनते हुए पोलेन ग्रेन परागकण को यह पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करती है। फिर लास्ट में जब परागकण का निर्माण पूर्ण होता है और मैच्योर होने लगता है परागकोश, उस समय टेप्टम भी नष्ट हो जाता है। यानी इनर लेयर जो सबसे अंदर की परत है टेप्टम, ये टेप्टम भी क्या होता है, ये भी रप्चर कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर ये डिस्ट्रॉय होकर करता क्या है कि यह जो होता है इसके अंदर जो परागकण बनते हैं उस परागकण को ये फूड सप्लाई करने का काम करता है।
तो 2 लेयर का फंक्शन आपको क्लियर हो गया कि मिडिल लेयर का फंक्शन क्या हो गया, टेपटम का फंक्शन क्या हो गया। सबसे बाहरी परत जो होती है बनी रहती है परागकोश के अंतर्गत एंडोथीसिया। तो इतनी बात आपको यहाँ पर प्राइमरी पेराइटल सेल के द्वारा किन किन परतों का निर्माण होता है। अब सेकेंड स्टेप में पैराग्राफ चेंज करेंगे लिखते समय, आप अगर वर्णन कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल के बारे में, कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होती है ये डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये चेंज हो जाती है। इसमें जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदलती है। कौन? जो इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर की जो परत होगी वो डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस संपन्न होता है। मियोसिस सब जानते हैं, मियोसिस की क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टर है, ये आपको पता होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन के पश्चात इसमें जो होती है 1 से 4 सेल बनती हैं, 4 सेल का निर्माण होता है। 1 सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। मियोसिस सेल आप पढ़ चुके हैं डिवीजन, कि मियोसिस डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंतर्गत 1 सेल से 4 नई सेल बनती है। तो इस प्रकार से ये बनने की प्रक्रिया परागकण की स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार से परागकण जो होते हैं परागकोश के अंतर्गत बनते जाते हैं और इसके अंदर भरे रहते हैं और इनको पोषण जो होता है इन परतों के से प्राप्त होता रहता है। परागकण जो बनते हैं इसमें, अब परागकण जो होते हैं ये यन हो जाते हैं, इनको कहते हैं हैप्लॉइड। आप नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अपने क्लास में आप इसकी चर्चा किए होंगे कि हैप्लॉइड। तो यहाँ पर जो पोलेन ग्रेन होता है ये हैप्लॉइड हो जाता है, अगुणित हो जाता है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। उसकी जो वैरायटी होगी, जितने उनमें क्रोमोसोम्स होंगे उसके हाफ क्रोमोसोम्स परागकण में आ जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हैप्लॉइड, अगुणित परागकण। इस पर सवाल भी आते हैं कि जैसे किसी पौधे के पत्ती में अगर 12 गुणसूत्र है तो उसके परागकण में कितने होंगे, तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि पत्ती हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, वो 12 डिप्लॉइड कंडीशन में 12 होता है। तो जब यहां पर हैप्लॉइड हो गई तो संख्या हाफ हो जाती है और यहां पर संख्या 6 हो जाती है। तो ऐसे सवाल भी उठा दिए जाते हैं अगर आपके पेपर में बदल करके कि पौधे के जड़ में पराग गुणसूत्रों की संख्या दे दिया तो उसके पत्ती में कितना, बीज में कितना, उसके दल में कितना और उसके जो है गैमिट में कितना, इस तरह के सवाल भी बनते हैं। इसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बता दिया। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको इतना लिखना पड़ेगा अगर एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईपी बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है। आपके हर जगह ये दिया होगा इंपॉर्टेंट के रूप में। अब अगला स्टेप आता है कि परागकण का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा सवाल जो ईपी बोर्ड में आ सकता है इस टॉपिक से कि परागकण यानी माइक्रोस्पोर इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं परागकण। आगे जो सवाल यूपी बोर्ड में आता है कि परागकण की संरचना का वर्णन करिए, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसके बारे में बताइए। या दूसरा सवाल आ सकता है इस पे कि परागकण के अंकुरण के बारे में बताइए, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं और दोनों के बारे में आपको बता देते हैं कि परागकण में जो होता है बेटा ये परागकण है, इसका न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो होता है ये परागकण का स्ट्रक्चर। ये पोलेन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बहुत माइन्यूट होता है देखने में। लेकिन परागकण जो होता है यह 2 परतों से बना होता है। बाहरी परत जो होता है
एग्जाइन बोला जाता है और अंदर की परत को इंटाइन कहते हैं। क्लियर है? तो अगर सवाल उठता है कि परागकण की संरचना का वर्णन करिए, तो आपको यहां से इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा कि परागकण परागकोश में बनता है। परागकण दो परतों का बना होता है। बाहरी परत इसकी रफ होती है, खुरदुरी होती है, कांटेदार होती है, जिसको हम एग्जाइन कहते हैं, बाह्यचोल भी कहते हैं। ठीक है? और जो आंतरिक परत होती है यह पतली होती है, थीन होती है। अब रही बात कि बाहरी परत जो होता है, स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, फैटी स्पोरोपोलेनिन फैटी, यह एक प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो इस बाह्यचोल में पाया जाता है। इसलिए बेटा इस परागकण को एक लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है, या किया जाता भी है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके परागकण को रखा भी जाता है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी परत के अंतर्गत प्रतिरोधक क्षमता को ज्यादा होती है वातावरण से संघर्ष करने के लिए, इसलिए सेव होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। अब इसमें जो होते हैं एग्जाइन में छिद्र भी होते हैं। परागकण के एग्जाइन में छिद्र भी पाए जाते हैं, पोर, जब जिसको जनन छिद्र भी कह सकते हैं, जहां से नली निकलती है परागकण की। अब ये छिद्र जो होते हैं एक बीजपत्री पौधों में सिंगल होता है, एक होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधे में 3 छिद्र पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें ये सवाल बन सकते हैं कि एक बीजपत्री पौधे में कितने पोर होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों परागकण में कितने छेद होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी क्लियर। तो बाहरी आवरण परागकण के बारे में क्लियर हो गया कि एग्जाइन है, यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, यह फैटी होता है, प्रतिरोधी होता है। और दूसरा है कि यह इसके अंदर इसमें छिद्र होते हैं। अब इसके अंदर जब आते हैं तो अंदर की परत पतली होती है, जिनको हम इंटाइन कहते हैं। अब इसके इंटाइन जो होती है, यहां पर इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। एक केंद्रक होता है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका भी होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो जाता है। अब अंदर की जो परत होती है यह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज सेल्यूलोज की बनी होती है। तो अंदर की परत जो होती है इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, बाहर की परत जो होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो ये बात आपको इतना क्लियर हो जाता है। तो स्ट्रक्चर में आपको इतनी बातें लिखना है कि परागकण 2 परतों का बना होता है। बाहरी परत जो होता है एग्जाइन, अंदर की परत इंटाइन, बाहरी परत जो होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जबकि आंतरिक परत जो होता है यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है? और इसमें बाह्य परत में छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ही ये ट्यूब बाहर निकलता है जब अंकुरित। अब दूसरा सवाल इस पर आ सकता है आपको कि जर्मिनेशन ऑफ द पोलेन ग्रेन। अब इस परागकण का अंकुरण क्या होता है? पहली बात कि परागकोश फटता है, डिहाइसेंस ऑफ द एंथर एक वर्ड आता है, परागकोश का फटना। जब परागकोश मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो यह रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो डिहाइसेंस होने में क्या होता है कि इसमें वाटर का वाष्पीकरण हो जाता है। जब वाटर का वाष्पीकरण होता है तो परागकोश के अंतर्गत एक पतला जगह होता है जिसको स्टोमियम कहते हैं। परागकोश की एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर परत पतली होती है, उसको स्टोमियम कहते हैं। जब उससे जल निकलता है बाहरी परत से तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव उत्पन्न होने के कारण दाब जब पड़ता है तो वो फट जाती है, स्टोमियम की जगह से फट जाती है, और वो परागकण जो होते हैं इन्वायरमेंट में बाहर बिखर जाते हैं। तो जब अब चूंकि इसमें जो स्फुटन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, आप पढ़े होंगे लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स सेक्शंस होता है, लंबाई में होते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो जब परागकण बाहर चले आते हैं इन्वायरमेंट में तो इनका जर्मिनेशन होता है, अंकुरण। लेकिन एक बात और जानिए कि जर्मिनेशन का जो प्रक्रिया होती है यह परागकोश के अंदर ही होती है। स्वतंत्र होने के पहले इनका जो जर्मिनेशन परागकोश के अंदर ही होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि बाहर आने के बाद पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है। परागकण का जो अंकुरण होता है जब वो परागकोश के अंदर होते हैं उसी वक्त हो जाता है। कुछ पौधों में बाहर आने पर
होता है। जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन, ये भी क्वेश्चन आता है आपकी विद्या में, हर जगह दिया होगा, जो इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन, अभी पोलेन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है? हमने कहा कि परागकोश के अंतर्गत ही जर्मिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये बात क्लियर है। तो जब जर्मिनेशन प्रारंभ होता है तो जो परागकण के अंतर्गत जो न्यूक्लियस होता है, जिसकी हम चर्चा किए थे कि एक न्यूक्लियस होता है इसके अंतर्गत, तो यह न्यूक्लियस जो होता है पहले दो भागों में टूटता है, इसका विभाजन होता है और यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस तो जर्मिनेशन के समय क्या होता है? What will happen at the time of the germination in pollen grain? First of all, the nucleus of the pollen grain is divided by the cell division. तो यह सेल डिवीजन द्वारा जो होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होकर दो भागों में बढ़ता है। बड़े भाग को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसका जो एक भाग होता है जो छोटा होता है उसे कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। आफ्टर सम टाइम्स ये जो आपका जनरेटिव होता है ये आ जाता है नीचे की तरफ, वाल से अटैच हो जाता है। अब इसके बाद इसको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर ये धीरे धीरे वाल से अटैच हो जाता है। फिर कुछ समय पश्चात जो होता है यह वाल से ऊपर की तरफ निकलता है, इस तरह से रचना बनती है, इसके अंदर परिवर्तन होता है और इसके पश्चात जो होता है यह पुनः दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जनरेटिव न्यूक्लियस आगे चल करके यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं, और इस तरह से दो मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। दो मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है, इसे कहते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट तो जर्मिनेशन के बाद जो होता है परागकण के अंतर्गत जो होते हैं दो मेल गैमेट का निर्माण होता है। यहां पर जेनेटिव सेल भी बनता है पहले, फिर सेल के बाद जो होता है दो गैमेट का निर्माण होता है। चलिए, थैंक्स ऑल स्टूडेंट फॉर टुडे क्लास।